ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। 50 केजी की महिला थी वो, और दवाइयाँ ले लेके 47 केजी जो है बीमारी की वजह से, दवाइयों की वजह से और कुछ काम ना करने की वजह से बढ़ गया। और उसकी इतनी बीमारी बढ़ गई कि कोई दवाई उसके ऊपर काम ही नहीं करती थी। लगभग 17-18 साल से वो बीमार ही चल रही थी। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। और ये सबसे अच्छी बात है कि किम्स हॉस्पिटल में ये केवल 200 रुपए पर सेशन दे रहे हैं हम लोग, जबकि यही मैं हैदराबाद में 15,000 रुपए का एक सेशन लेता था। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे चिकित्सक से जिनकी ज़रूरत अक्सर हर परिवार को पड़ती है। हम बातचीत करने वाले हैं आज उदयपुर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण खेरकर से, और उनसे जानेंगे इस बीमारी की वजह क्या होती है, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है और साइकियाट्रिस्ट के पास इंसान को कब जाना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ किम्स उमरड़ा के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण खेरकर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत आभार कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। किम्स में इस समय आप सेवाएं दे रहे हैं, थोड़ा सा परिचय और मैं जानना चाहता हूँ, कैसे आप इस फील्ड में आए सर? क्योंकि आप आमतौर पर इस फील्ड में बहुत कम लोग आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपने सही कही। आजकल तो साइकियाट्री की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। जी। पहले भी मेरे समय में एक बात ये हुआ करती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिसिन, रेडियोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी उस तरफ जाए। और मुझे अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, नागपुर यूनिवर्सिटी में मैं टॉप 4 में रहा हूँ। फिर इंटर्नशिप में मेरे ऑल इंडिया एम्स और पीजीआई क्लियर हो गया था। मेरा एक्चुअली पीएचडी में वहाँ पे पीएचडी हेमाटोलॉजी में मैं रिसर्चर भी बनना चाहता था जी। तो उसकी भी मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दी, उसमें हो गया था। ओके। तो वहाँ पर जो हमारे उस समय के डायरेक्टर साहब थे, पीके दवे साहब ने इसके जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप रिसर्चर में आ जाओ और आप थोड़े से सेंसिटिव लगते हो, तो आप अपनी बुद्धि को जो है वो एक ऐसे जगह यूज करो जहाँ पर वो सारे लोग वो आप अच्छे से समझ पाओ जी। और फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ की परीक्षा दी और उसमें फिर उत्तीर्णता आ गई। और फिर मेरे पापा ने कहा कि आप अगर साइकियाट्रिस्ट भी लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस जिंदगी को और इस मकाम को, इस रूह के चीजों को, और आने वाले समय में ये हो सकता है कि एक बहुत जरूरत वाला समय बन जाए। मेरे पिताजी शिक्षक थे जो अभी रिटायर हो गए, तो उन्होंने जो है वो मुझे रोका नहीं जी। और जब मैं गया, मैं तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ही गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था डिपार्टमेंट की कैसे होता है, क्या होता है, जस्ट देखने के बहाने गया था। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे इंस्टीट्यूट में लगभग 17 फैकल्टीज है। 5 फैकल्टीज जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड से भी फेलोशिप लिए हुए हैं। और उसके बाद वो देखते थे कि एक परिवार की तरह एक एनवायरनमेंट था। और इतना ही नहीं, वो पीजीआई चंडीगढ़ में हर पीजीज को, हर एमडी करने वाले बच्चे को अपने परिवार के जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में सेटल करवाते थे। और जिंदगी की बहुत सारी पहलुएं कैसे देख सकते हैं आप, कैसे बड़े हो सकते हैं, कैसे दूसरों को बाहर निकाल सकते हैं, ये सारा चीज देख के मैं बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर वहां पर से छोड़ने का मन ही नहीं किया। अक्सर ये हमने फिल्मों में देखा है कि जो हीरो होते हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे भारत के लोगों के लिए मेहनत करिए। और लगभग आपने भी वही एक बोस्टन जैसी जगह पे आप जॉब कर रहे थे, एक शानदार सैलरी वहां होती है, उसको छोड़ के आपका भारत आने की क्या मकसद नहीं रहा?
देखिए 2011-12 में मैं अमेरिका के ब्रेथ इजराइल इकोनॉमिक्स मेडिकल सेंटर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से टेक्नोलॉजी में मैंने फेलोशिप की और फिर वहां पर ही मुझे ऑप्शंस थे कि मैं वहां पर भी कंटिन्यू कर सकूं। पर मुझे ये लगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एशियन कंट्रीज में नहीं थी। मुझे लगा कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी चाहिए। अभी तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे अपने लगभग 12 से 13 अच्छे सेंटर्स हैं इंडिया में, जहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट पीजीआई चंडीगढ़ में मेरा दोस्त है डॉक्टर शुभमोहन सिंह, प्रोफेसर है, वो ये टेक्नोलॉजी से लोगों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी किम्स हॉस्पिटल में आशीष जी अग्रवाल और शीतल जी अग्रवाल मैडम ने ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए हाँ मतलब यहाँ पर अवेलेबल करवा के दी और ये लगभग अभी 5-6 महीने हो रहे हैं। तो हम लोग इसमें ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, माइग्रेन हेडेक है तो जो दवाइयाँ लोग खा खा के परेशान हो गए, ऐसा सरदर्द जो दवाइयों से ठीक हो ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो मशीन से आपकी मशीन न्यूरल नेटवर्क्स को इस तरह से उसको ठीक करा सकती है। इसकी एक बहुत अच्छी नींव है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप लोग इसके बारे में जानेंगे और पता करेंगे, और ये सबसे अच्छी बात है कि किम्स हॉस्पिटल में ये केवल 200 रुपए पर सेशन दे रहे हैं हम लोग, जबकि यही मैं हैदराबाद में 15,000 रुपए का एक सेशन लेता था। तो इतने कम इसमें इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। जैसे टिनिटस नाम की एक बीमारी है, आपको कानों में जो है वो लोगों को टिंग 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 सू सू की आवाजें चलती रहती है और वो फिर बैठती नहीं है, उसके ऊपर कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि आपकी नर्व से बहुत ही माइन्यूट, जैसे ये रेजोनेंस होता है वॉइस रेजोनेंस, उस तरह से नर्व्स का हाइपर रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। वो फ्रीक्वेंसी या तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक दी जाती है, या तो फिर डेक्सामेथासोन या किसी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, या विटामिन की या कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती है, या तो कभी कभी कुछ लोग एंटीसाइकोटिक्स दे देते हैं जो साइकोटिक्स डिसऑर्डर्स पे, जैसे हैलुसिनेशंस कहते हैं, पर ये एक्चुअली हैलुसिनेशंस नहीं है। टिनिटस एक अलग तरह का हाइपर एक्साइटेबल न्यूरोनल कंडीशन है, तो उसको इसी टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकता है। और हम लोग इनफैक्ट अभी हमारे किम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर विक्रम राठौड़ साहब है, जो प्रोफेसर है, और डॉक्टर आदिति है, वो हमारे पास अभी लगभग 12 से 15 पेशेंट्स जो डिफिकल्ट थे, ठीक नहीं हो रहे थे, वो भेजा और इतना बढ़िया रिपोर्ट आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। इनफैक्ट हम प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स एक अच्छे से जर्नल पे भेजने भी वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सौगात है जब उदयपुर के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए कि हम लोग नई चीजें जो बाहर से आती है वो हमने करानी चाहिए। थोड़ा सा देश प्रेम भी था, अपनापन था, और फिर 2 बेटियां ही थी, तो मुझे लगा 2 बेटियों को क्यों ना भारत का दिल दे दिया जाए। वहाँ के संस्कार और यहाँ के संस्कारों में थोड़ा सा फर्क है, और अपनापन जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ा आपका, मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को छोड़ के भारत के लोगों के लिए सेवाएं देने का निर्णय लिया। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी अगर बात करें इस क्षेत्र में, डिप्रेशन जो एक ऐसी बीमारी है इस समय कि आप समझें कि हर तीसरे चौथे इंसान को डिप्रेशन से पीड़ित पाया जा रहा है, तो डिप्रेशन को लेकर किस तरह से इसे आइडेंटिफाई किया जाए और ये कैसे दूर हो सकता है, थोड़ा सा दर्शकों को डिप्रेशन के बारे में बताएंगे, इसको पहचाना कैसे जाए और इससे कैसे निजात हासिल हो सकती है। डिप्रेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो तभी हम कह पाएंगे जब अपनी पूरी एक ब्रेन वाली सिस्टम और एंडोक्रिनोलॉजी वाली सिस्टम और इम्यूनोलॉजी वाली सिस्टम और ब्लड फ्लो वाली सिस्टम, क्योंकि जैसे आप ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होते हैं, तो व्हाइट मैटर में लगभग 55 ml पर 100 ग्राम्स ऑफ ब्रेन के इसमें पर मिनट में फ्लो जाता है, और ग्रे मैटर को 110 ml पर 100 ग्राम्स ऑफ ग्रे मैटर को फ्लो जाता है। तो ये जब 30 to 35% स्लो डाउन हो जाता है, तो जो फंक्शनिंग है, आप इमेजिन करिए कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी के चक्कों में हवा नहीं है, और फिर आप गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ी चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चल सकती। आपको तो उसको चलाना ही पड़ेगा और उसकी स्पेसिफिकली जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो वैसे ही ब्रेन में बहुत सारी चीजें कम हो जाती है,
उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर करके एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जी। वो मॉलिक्यूल जो होता है वो 5 से 50 नैनोग्राम पर ml CSF में होता है। हमारे देश में उसकी कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस है नहीं, लेकिन फॉरेन में ये इवैल्यूएट हो जाता है और उसके अभी इंजेक्शन भी आ गए जो स्पाइनल कॉर्ड के CSF से देते हैं। मतलब इमेजिन करिए कि जिस पेशेंट्स में ये वैल्यू 8 से कम आना शुरू हो जाती है तो वो कहेगा कि आज मुझे मर जाना है, अब तो मैं बचना ही नहीं है, और उसके ऊपर बोलना शुरू कर देगा या थिंक करना शुरू कर देगा कि मैं अब कैसे मरूं, मुझे इस जिंदगी को समाप्त करना है। तो ये हम सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, हम सोचते हैं कि ये हाँ मैं उसमें से शायद ना भी करूं हाँ भी करूं, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। जैसे शुगर कम हो जाने से अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन हो जाती है, जैसे थायराइड कम हो जाने से अलग अलग चीजों की प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ केमिकल्स, खास करके सीरोटोनिन नाम का एक ट्रांसमीटर है, नॉरएपिनेफ्रिन नाम का एक ट्रांसमीटर है, और फिर कुछ ब्रेन पेप्टाइड्स है, वो कम हो जाए और इस रीजन्स को स्पेसिफिकली 4 या 5 रीजन्स में आपको बताता हूँ। जैसे हमारे बहुत इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो ये इमोशंस तो हम लोग जैसे प्रेशर कुकर होता है तो उसकी सीटी होती है, तो हम वो बाहर आ जाए तो सारे इमोशंस बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस इंसान के इमोशंस बाहर आ ही नहीं सकते या वो रोके हुए होते हैं, वो बोलना चाहता है, बताना चाहता है, समझ नहीं आता है, तो एक एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस नाम का एक एरिया होता है, वहां से जो होती है वो चीजें यूजुअली बाहर या पास ऑन हो जाती है मेडियल वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। पर वो जब ब्लॉक्स आ जाते हैं, खून का प्रवाह कम होता है, वो फ्लोज जो होती है उसमें प्रॉब्लम्स या ब्लॉक्स आ जाती है, तो फिर वो इंसान जाएगा कहाँ, बोलेगा कहाँ, तो फिर गिल्ट नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। इनफैक्ट ये जो हमारा राइट पैराइटल ओपर्कुलम है और इंफीरियर पैराइटल गाइरस है, ये पनिशमेंट नेटवर्क्स है। मतलब वो आपको खुद पनिशमेंट कैसे देना है ये प्लान करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं। अब इसको कौन ठीक करा है या इसमें से बाहर कैसे आए, तो इसमें से बाहर आने के बहुत सारे वैसे ये हैं। डिप्रेशन में उस तरह से आप देखा गया तो 10 सिम्टम्स हैं, 10 पे से कम 5 सिम्टम्स आपके होने चाहिए। 3 मेजर सिम्टम्स है और 7 माइनर सिम्टम्स है। तो 3 मेजर सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ, आपकी अगर परमिशन है तो। नहीं प्लीज। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी उदासी केवल क्षण भरों के लिए नहीं है। आपकी उदासी आपके चेहरे पर, हमारे चेहरे पर 46 मसल्स होती है। आप देखो, हम जब चाहते हैं तो हंस सकते हैं, हमारा इमोशंस चेंज हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन वालों का इमोशंस चेंज नहीं होता। वो जो होते हैं वो थोड़े बहुत फ्रोजन हो जाते हैं, बहुत, अगर वो चाहे भी तब भी वो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, या बताते समय उनका मन भर आ जाता है और वो बहुत सैड फील करते हैं पूरे दिन के लिए, और एक दिन के लिए नहीं, कम से कम 2 हफ्ते के लिए, यही स्टेज होता है। अब आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या आप पूरे दिन भर नाराज या उदास रह सकते हो क्या? तो उसका जवाब है नहीं। दूसरा उसका सिम्टम होता है, उसको हम अनहेडोनिया कहते हैं। ये भी बायोलॉजिकल सिम्टम है। अपने पिट्यूटरी ग्लैंड या के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस नाम का एक एरिया होता है, वो हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें 11 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस होती है उसके अगर 6 या 7 न्यूक्लियस काम करना कम करा दे तो आप, जैसे होता है ना, खुशी आ जाती है। टीवी देख रहे हो तो खुश हो जाते हो, पढ़ाई कर लो तो खुश हो जाते हो, कोई खेल ले तो खुश हो जाते हैं, कोई बाइक चलाए तो खुश हो जाते हैं, कोई आइसक्रीम खाए तो खुश हो जाते हैं। पर जो खुशी होती है वो अंदर से खुशी आती ही नहीं। तो जब आपकी खुशी ना आए, आप चाहे खुशी वाला काम करो, जैसे कुछ लोग प्यार भी करते हैं, सेक्स करते हैं, सोचते उसे खुशी आ जाएगी। कुछ लोग जो है वो मोबाइल देखते सोचते खुशी आ जाएगी, खुशी आती नहीं है। तो उसका रीजन बायोलॉजिकल है, वो आपके हाथ में है नहीं। ये है डिप्रेशन। और तीसरा जो मेजर क्राइटेरिया बताया गया है वो है इजी फटीगेबिलिटी। देखिए, खून की कमी हो गई, या हार्ट या आपका लंग ठीक से काम नहीं कर रहा, आपके मसल्स में पावर नहीं है, बुजुर्ग बन गए हैं, तो आप थक जाते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए, आपके सारे सिस्टम ठीक है और फिर भी आप थोड़ा सा ही काम करेंगे, उठ के चलने की कोशिश करेंगे, क्लास में बैठने की कोशिश करेंगे, ऑफिस में जाने की कोशिश करेंगे, तो सुबह आपको थकावट होगी, फ्रेशनेस नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सिस्टम में ही शक्ति नहीं है।
तो जो रूह की ताकत है वो चली जाती है कहते हैं। या तो ये समझिए कि ब्रेन और मन के जो इंटरफेस के बीच का जो इंटरकोरिलेशनल प्रोग्राम है वो कमजोर हो जाता है, तो ये डिप्रेशन। वैसे ही 7 और छोटे छोटे सिम्टम्स है, ध्यान न लगना, याद न रहना, पूरी तरह से निगेटिव बातें आ जाना। जैसे कि हमने लाल कलर का चश्मा पहना है तो सारा लाल लाल कलर का दिखेगा, काले कलर का पहना है तो काला काला दिखेगा। वैसे निगेटिव सारे थॉट्स निगेटिव आ जाते हैं। फिर ऐसे लगता है कि मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता, होपलेस हो गया हूँ, वर्कलेस हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, नींद नहीं आती है, खाना खाने को दिल नहीं करता या बहुत खाना खा लेते हैं, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन आ जाता है और ऐसा सोचते हैं कि मैं बेटर है कि मैं मर जाऊं और वो फिर सुसाइडल बन जाते हैं। तो ये जो है वो अलग तरह के सिम्टम्स है। इसमें से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा और ये 3 ऐसे मिला के अगर हम देखें तो फिर वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बन जाता है डिप्रेशन का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने बात बताई। तो जो मेजर डॉक्टर साहब ने बड़े 3 कारण बताए आपको कि अगर आप लंबे समय तक उदास रह रहे हैं, उदास खुद को महसूस कर रहे हैं, 1-2 हफ्ते तक आपको उदासी फील हो रही है, कोई भी काम करने के बाद आपको किसी तरह की खुशी हासिल नहीं हो रही है या छोटा छोटा काम करते हुए आपको थकान हो रही है, इन 3 बड़े कारणों के साथ जो छोटे डॉक्टर बताए, जो छोटे डॉक्टर साहब ने रीजन बताया कि किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है या इस तरह की अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आपको जरूर किसी अच्छे न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे रीजन बताए। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ इसके पीछे अगर वजह हम जानना चाहें तो क्यों इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है इस समय, बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? जी देखिए, वजह जो है हम लोग पिन पॉइंट वजह एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मन और ब्रेन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जी। तो डिप्रेशन में हम लोग 3 वे से देखते हैं। पहला वे है कि एक्सोजेनस डिप्रेशन, बाहरी कारणों की वजह से। मैं प्यार कर रहा था, मेरा प्यार टूट गया, मैं परीक्षा दे रहा था, परीक्षा में फेल हो गया, मैं जॉब के इंटरव्यूज देने गया, जॉब हो नहीं पाया, शादी टूट गई और बहुत सारी चीजें। और ये चीजों की बारे में हम लोग सोचते रहते हैं तो थॉट्स आपके स्पीड से आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं एक इंसान को हर रोज 50,000 थॉट्स आते हैं और कुछ थॉट्स जो होते हैं वो शायद आपके अपने होते हैं और कुछ थॉट्स जो होते हैं वो शायद आपके कर्म के होते हैं या डेस्टिनी के होते हैं। तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, पर जो स्ट्रेसर्स हो जाते हैं तो एक स्ट्रेस डायथेसिस सिस्टम है हमारे ब्रेन में, वो रिएक्टिवेट हो जाती है। और एक प्रोटीन होता है उसका नाम है हिटशॉक प्रोटीन, वो अपने आप को ही ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि हमारा शरीर भी कमाल का बनाया है इस परमात्मा ने जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो प्रोटीन या रेसिलियंसी सिस्टम थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है जी। और आपके स्ट्रेसर्स वाले सिस्टम, ये जो फ्री रेडिकलाइजेशन वाले सिस्टम, इंफ्लामेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लो वाले सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी वाले सिस्टम, ये पूप आउट होना या कमजोर होना शुरू हो जाती है जी। तो फिर डिप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के समय में 18 जो है वो अलग डायमेंशंस बन गए और 418 तरह की बीमारियां आ गई। तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं और ये बीमारियां कभी सोचा नहीं था कि इतनी बीमारियां बढ़ेगी। और आप आज के समय में देखिए आकाश जी, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि बीमारियां और ज्यादा आ जाए, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाए। सर आपने बात करी बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल हमारे दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ। मोबाइल ने जिस तरह से हमारे जीवन में एंटर होने के बाद हमारी आदत बन चुका है, मोबाइल में जिस तरह से पोर्नोग्राफी और आम चीजें आप बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, युवाओं को खास करके आप, मोबाइल इसमें कितना इफेक्ट करता है, मोबाइल इस बीमारी को, इंसान को डिप्रेशन में लाने में या इस तरह में कितना इसका रोल मानते हैं और इससे कैसे निकल सकते हैं? जी ये देखिए, मैं ये कहूँगा कि मोबाइल एक तरह का आपका एक ऐसा पहलू है जिसको आप अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हो और अपने आप को हानि होने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है जी। तो जैसे आप पढ़ाई के लिए यूज करना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स और लेक्चर्स और
टेक्नोलॉजीज और चीजें चैप्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई होती है, तो हम वो क्यों ना यूज करें। फिर दूसरा होता है एक इंडिपेंडेंट वे ऑफ एक्सप्लोरेशन। हम लोग दुनिया में क्या क्या चल रहा है, तो कुछ लोग खाना कैसे बनता है, रेसाइट कैसे होती है वो देखते हैं, कुछ लोग गाने अच्छे से सुन लेते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी जोक्स चलती रहती है वो देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना सेक्स को लेके थोड़े प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में माता पिता के साथ ये ठीक से डिस्कशन होता नहीं है। बिल्कुल। फिर दूसरे टेंजेंशियल वे से हमें पता लगता है, फ्रेंड्स की तरफ से पता लगता है, या अपने अंदर की जो उत्तेजना होती है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर हमें पता होता है कि यहाँ पर इसका एक्सेस अवेलेबल है, तो लोग मोबाइल में वो सेक्स वीडियोस देखते रहते हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमारे ब्रेन में जिससे बहुत सारा डोपामिन बाहर निकलता है। एक वेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस होता है, वीटीएन कहते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल होता है, वैसे हमारे ब्रेन में वीटीएन न्यूक्लियस में बहुत सारा डोपामिन है। तो आप आइसक्रीम खाते हैं तो डोपामिन सीक्रेट हो जाता है, समोसा खाते हैं, आप बिरयानी खाते हैं तो डोपामिन सीक्रेट हो जाता है, पप्पी झप्पी लेते हैं तो डोपामिन सीक्रेट हो जाता है। तो जब आप ये देखते हो डोपामिन ब्रेन में सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो आप बहुत एक फीलिंग आ जाती है, बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ब्रेन आपके साथ फिर खेल खेलना शुरू कर देता है। आपकी मेमोरी को आपको पता होता है कि ये वो चीज है जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जो सिस्टम होती है ब्रेन में, ब्रेन कोशिश करता है कि कम से कम एफर्ट्स पे से ज्यादा खुशियां कैसे आए। और फिर आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते, आप प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, आप अटक जाते हैं, तो अलग मार्ग पर आप भटक जाते हैं, और फिर आप उसमें से कैसे निकलना है ये पता नहीं होता। तो एक यूरोप में 5 अलग अलग देशों के प्रोफेसर ने एक छोटी सी स्टडी की यूनिवर्सिटी में, जो कि आपने बच्चों कॉलेज वालों के लिए सोचा है। तो उन्होंने उसमें लगभग 14,000 बच्चे थे, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और उन्होंने लगभग इन बच्चों में ये देखा कि जो बच्चे लगभग अपने मोबाइल को एक दिन में 900 बार छूते 900 बार, उसको छूने के लिए उनको कम से कम 5 घंटे से ज्यादा लगता है। तब समझ जाना कि आप हार गए, और ये एक आपका शैतान आपके ऊपर भारी हो। बहुत बड़ी बात बताई सर आपने। तो मोबाइल जो हो इसका एडिक्ट न हो हम, ये हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जो हमें खुशी दे रही है उसको एक लिमिट तक अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस करने लगती है तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सर क्योंकि हम आपके कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर लगातार डिस्कस करने का मन चाहता है, कोशिश करेंगे आपको दोबारा हम बुलाएं स्टूडियो में। थोड़ा सा जानना चाहते हैं, एक तो ईसीटी के बारे में लोगों में जो डर है उसको कैसे निकालते हैं आप वो बताइएगा। तो ये अगर इस तरह की बीमारी डिप्रेशन में इंसान आ जाता है तो कितना समय एवरेज से लगता है ये बीमारी, अगर आप मेडिकल उससे ठीक करके उसमें ठीक हो सकता है? जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमें ये लगता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल, फिर मैं कितने देर में ठीक हो जाऊंगा, कितने परसेंटेज की आपकी हमी है जिससे ठीक हो जाऊंगा, और क्या मुझे शॉक तो नहीं दे देंगे, मैं मर तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है, और दर्शकों के लिए जो है ये बहुत मायने रखते हैं। जी, तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जब बायोलॉजिकल सिस्टम है तो डिप्रेशन के सिम्टम वाइज हम लोग रैमिफाई कर लेते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं कि ये किस तरह का सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व है, और फिर उस तरह के सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से दवाई है जो ड्रग डिजाइन सिस्टम से बनाई हुई है। तो जैसे आप एक कपड़ा सिलाने जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये एक बढ़िया सा फिटिंग हो गया है, तो उसी तरह से हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स है वो जो बिना वजह से ज्यादा फायर कर रहे हैं, बिना वजह से ज्यादा रो रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए वो दवाइयां बनाई गई हैं, जो दवाइयां आप खाएंगे तो आप ऑलमोस्ट 5वें 6ठे दिन से ठीक होना शुरू हो जाते हैं।
और 2 से 3 हफ्ते में लगभग 70% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ बीमारियां बड़ी ताकतवान होती हैं, जिसके प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ये थोड़े डिफॉर्म्ड होते हैं, स्लो डाउन होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स रीएक्टिवेट होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, सपोर्ट फैक्टर सिस्टम ठीक नहीं होता है। तो ऐसे इसमें या हमारा ब्रेन में जो हम दवाइयां दे रहे हैं वो पहुंच नहीं पाती, हम उसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। जैसे घिराव होता है ना, फोर्ट होता है, पहले के जमाने में राजस्थान में कैसे कोई भी दुश्मन आए तो वो आना नहीं चाहिए तो किले से रोक जाते थे, तो वैसे ही हमारा ब्रेन कोई भी बाहर वाले मॉलिक्यूल्स को इतने आसानी से जाने नहीं देता है। तो वो जो है होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। अपने ब्रेन में 4 बहुत ही छोटे दरवाजे हैं जिसमें से फिर भी चीजें चली जाती है और वो बहुत ही छोटा है, 4 अलग अलग जगह है, उसके बारे में हम यहाँ नहीं बताएंगे। पर जब ब्लड ब्रेन बैरियर के दरवाजे बड़े पक्के होते हैं तो उसको खोले कैसे? तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करके इसको ओपन करा दें। तो वो एक समय था जब साइंस ने शॉक थेरेपी का सोचा और इनफैक्ट ये भी देखा गया। वैसे तो शॉक थेरेपी सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के इसमें आई, उसके बाद सुसाइडलिटी में आए। तो जो लोग मरना चाहते हैं, जिनके ब्लॉक्स हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग हो गई, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ करना नहीं है, बस जाना है तो जाना है, तो ऐसे इसमें हम लोग शॉक देते हैं। अब देखो, पहले मूवीज में या सारे जो भी छोटी छोटी सीरीज है उसमें दिखाते हैं कि इस तरह से कितने देर तक कर पाते हैं शॉक देके। कभी कभी आपको मतलब मरे हुए जैसा चेहरा आ जाता है और ये डरावना स्वरूप जो है वो मीडिया ने पोर्ट्रे किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज के समय में जो भी ईसीटी, अच्छी ईसीटी के मशीन्स आए हुए हैं, वो कुछ सेकंड्स के लिए, 1 to 2 सेकंड्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड्स के लिए, वो भी बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम पेशेंट जो होता है 0.6 to 1.2 सेकंड के बीच में ही ईसीटी देते हैं। दूसरी है कि इसमें जो करंट पास होता है, हमने देखा होगा 60 वोल्ट का 60 बल्ब आ जाता है, 6 वोल्ट का बल्ब आ जाता है, 10 वोल्ट का आ जाता है। तो 6 वोल्ट के बल्ब को आप 100 गुना कम करिए, उसका जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, वो बाहर आता है वो मशीन से, और वो उससे भी 80% करंट जो है वो अपने स्कल जो है, ये हड्डियां हैं, वो रोक लेती हैं। तो बच्चा ही कितना कुछ मिली वैट का करंट आपके ब्रेन में जाता है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए जाता है, वो भी कुछ दरवाजे खोलने के लिए जाता है। और ईसीटी से कभी भी किसी भी इंसान की डेथ नहीं हो सकती अगर अच्छी तरह से दिया जाए। 80,000 में एक एडवर्स इवेंट देखा गया है, 80,000 लोगों, और ईसीटी इतना बढ़िया काम करता है, आपके मसल्स की एनर्जी, स्पाज्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पार्किंसंस का एक बीमारी है, ऐसे ऐसे बच्चे जैसे चलते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो एक समय था ईसीटी उनको भी देते थे शुरू कराने के लिए प्रोसेस, पर उसमें आगे रिसर्च नहीं हुआ और बहुत सारी हेजिटेशन हो गई, और फिर उसके बाद में कुछ अच्छी दवाइयां भी आ गई। लेकिन आज ईसीटी से बढ़ के आगे एक मैग्नेटिक करंट वाला इफेक्ट आ गया। आपको इलेक्ट्रिक करंट देने की जरूरत नहीं है, जैसे मोबाइल में मैग्नेट है, जैसे एमआरआई में मैग्नेट है, वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है पर्टिकुलर ब्रेन रीजन में, उसको ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन कहते हैं, न्यूरो स्टिमुलेशन, जिसके लिए मैं यूएस गया था और जिसमें मैंने वो सारी चीजें वहां से सीखी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन के नेटवर्क को, स्पेसिफिक रीजन को ही आपको स्टिमुलेट करेगी, उसमें आपको कुछ तकलीफ भी नहीं होगी और आप उसमें से आराम से बाहर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ठीक होने का तरीका, समय वगैरह बहुत सारी अच्छे से आपने बता दी कि 3 से 4 दिन में उसका असर आ जाता है, 2-4 हफ्ते में ठीक भी होने लगता है। और कम से कम पहला एपिसोड है तो कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन जरूरी होता है। 2 बार हो गया तो आपको लगभग 2 साल लेना चाहिए। 3 से 4 बार आपको, मतलब आप 4 साल से 4 बार बीमार हो गए तो उसको ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोस्टली, और साइकिल शुरू हो जाता है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे ऋतु शुरू होते हैं ना, पहले बारिश आती है, फिर ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, तो ये ऋतु है, मौसम है। तो वैसे ही ये डिप्रेशन के
साइकिल शुरू हो जाते हैं। उसमें कभी कभी बाइपोलैरिटी करके मैनिया में अपोजिट इसमें भी चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत उसमें नींद ताकत आ जाएगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, कहेंगे मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, मेरे कितने सारे कनेक्शंस हैं और मुझ में भगवान आ गया है, और फिर वो कुछ कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो वो अपोजिट पोल है, उसमें बहुत खून जो होता है वो पर्टिकुलर रीजन में चला जाता है, हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बाइपोलर में चले जाते हैं। तो ये सारे चीजों को समझ के बड़ी अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए हैं, और मुझे लगता है कि आजकल जब रिस्पॉन्स दिखती है ना फैमिली, हमारे पास किम्स हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग आए थे जो, जैसे मैं एक पेशेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो लगभग 200 किलोमीटर भीलवाड़ा से आती है। वहां पर उन्होंने कोटा में दिखाया, भीलवाड़ा में दिखाया, फिर यहाँ पर भी उन्होंने 3-4 जगह आके दिखाया। उसको 50 केजी की महिला थी वो, और दवाइयाँ ले लेके 47 केजी जो है बीमारी की वजह से, दवाइयों की वजह से और कुछ काम ना करने की वजह से बढ़ गया, और उसकी इतनी बीमारी बढ़ गई कि कोई दवाई उसके ऊपर काम ही नहीं करती थी। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 30-40 मिलीग्राम डाइजेपाम, और जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो 2 एंटीसाइकोटिक्स के हाई डोजेस, फिर 2 मूड स्टेबलाइजर लिथियम और वैल्प्रोएट के पूरे ऑप्टिमम डोजेस, ये सारे देने के बाद भी वो 1 घंटे भी नहीं सोती थी। तो इतनी मुश्किल वाली पेशेंट्स थी जिसको हमने एनेस्थेशिया की टीम बुलाई, और उसको जब हम ऑपरेशन करते समय कैसे एनेस्थेशिया देते हैं, तो वैसा एनेस्थेशिया देके 6 दिनों तक वो सो के रही, और उसके बीच में उसको ईसीपी दिया गया। और जब फैमिली ने देखा कि किस तरह से वो बाहर आ गई, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब वो लोग उतने दूर से आते हैं, लगभग 17-18 साल से वो बीमार ही चल रही थी। तो अगर आप प्रॉपर वे में, आपको ये पता है कि इसको कैसे मैनेज करके, कैसे ऑप्टिमाइज वे से निकाला जा सकता है, तो निकलते हैं। हमारे पास रिसेंटली एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने 50 ग्राम अफीम खा लिया था, और 50 ग्राम अफीम एकदम से खाने की बात, शादी थी उनके घर में बच्चे की, और उन्होंने, किसी ने उनको खाने में दे दिया, और उन्होंने बड़े खाते रहे, और खाने के बाद उनका पूरा सांस ही फूला गया, मसल स्पाज़म हो गए, डिफिकल्टी आना शुरू हो गई, कुछ खा नहीं पा रहे थे, सारा शरीर अकड़ गया, और उनको अकड़ाहट वाली अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में ले आए। तो हमने उनको आईसीयू में रखा, उसका एक एंटीडोट होता है, कैसे उसको बाहर लाए, उनको 3 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा, और एक बहुत अच्छे वे से, उनको पता ही नहीं चला कि मैं कैसे दोबारा वापस आ गया। तो किम्स हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड मल्टी डिपार्टमेंट सिस्टम है, और बहुत अच्छा स्टाफ है, हैंड्स बहुत अच्छे हैं उन लोगों के, फिर केयर बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि आप में से जब भी किसी को किस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप बिना हिचकिचाए, थोड़ा विश्वास से, जहाँ पर आपको लगे कि अब मैं किसको दिखाऊं, वैसे तो यहाँ पर RNTC हॉस्पिटल है, गीतांजलि हॉस्पिटल है, पर मैं ये कहूँगा कि एक किम्स हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा अस्पताल है, जिसमें सारी स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज के लोग हैं, और एक दूसरे के साथ में काम करने का जो जज्बा है वो बहुत बढ़िया है, टीम वर्क बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, खास करके उन लोगों के लिए कभी कभी ना बिल बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, तो मैनेजमेंट भी इतना अच्छा है कि वो पैसे है तब भी ठीक, और पैसे नहीं है तब भी ठीक, आपको पूरी तरह से खाना, रहना, दवाई और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड। चलिए, एक वो सवाल मेरा ये भी था कैसा, क्योंकि जब इलाज करता है इंसान या इलाज के लिए जाता है तो उसका दिमाग में ये रहता है कि खर्चा कितना आएगा। तो जो सरकारी योजनाएं चल रही, भामाशाह, चिरंजीवी, क्या उसमें भी इनका इलाज संभव है? बिल्कुल, हम लोगों के इसमें वैसे तो मानसिक रोगों को भामाशाह में उतना इंक्लूड नहीं कराया गया है, लेकिन मैं सरकार से हमेशा यही दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से फिजिकल इलनेसेस को, सर्जरीज को, पेडियाट्रिक्स वालों को, ऑर्थोपेडिक्स वालों को या मेडिसिन वालों को इन्वॉल्व किया, वैसे ही मानसिक रोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन
जिनका जैसे गवर्नमेंट वाले लोग हैं, दवाई लिखते हैं तो दवाइयाँ उनको मिल जाती है। फिर हाँ, कुछ लोगों को जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के रिकवरी हो जाती है। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री वाला योजना है, उसमें भी हेल्प हो जाती है। चिरंजीवी योजना है, उसमें हेल्प हो जाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिनके पास, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पैसे नहीं है या हेल्पलेस फैमिलीज है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली सीनियर कंसल्टेंट हेड्स या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल डायरेक्टर और हमारे मैनेजमेंट के जो चीफ चेयरपर्सन है आशीष जी अग्रवाल और शीतल जी अग्रवाल, वो बहुत ही काइंड है और बहुत इजीली जो है वो आपको कभी सपोर्ट, किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट प्रोवाइड। इन्वेस्टिगेशन वाइज हम लोग फ्री इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो आपने बहुत सारी जानकारियां दी डॉक्टर साहब, हमें काफी चीजें पता चली, डिप्रेशन क्या होता है या न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास आदमी को कब जाना चाहिए, कैसे पता करें कि आप इस तरह की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इलाज कैसे संभव है, कितने समय में इलाज मिल जाता है, पैसा कितना खर्च होता है, ऐसी कई सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन ये ऐसा विषय है तो बहुत देर तक मुझे लग रहा है कि डिस्कस करना चाहिए। मैं हमारे दर्शकों को आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके कुछ सवाल इस संबंध से जुड़े हुए तो आप हमें मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से एक बार फिर कोशिश करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि उस वीडियो में आए और लाइव सेशन रखेंगे हम, ताकि आप अपने सवाल सीधे हमसे पूछकर उनके जवाब पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण खेर साहब आपका, क्योंकि आपने जिस तरह से विदेश को छोड़ के भारत की सेवा के लिए एक चुना है, उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ा आपका आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम उदयपुर के आसपास से जो लोग इस एरिया में खास करके इलाज के लिए आते हैं, उन्हें इस तरह की सेवाएं मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में आप पधारे। और ऐसे कोई भी सवाल आपके पास है तो हमें जरूर लिखें, हम आपके सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुंचेंगे। दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।